दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको डांसिंग सुपरस्टार गोविंदा की सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। 90 का दौर अगर देखेंगे तो गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। आलम तो ये था कि तमाम निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करवाने के लिए तरह तरह के प्रयास भी करते थे और उनके हर एक डिमांड को पूरा करने में लगे रहते थे। तभी तो गोविंदा के पास इतनी फिल्मों की भरमार थी। वो दिन में करीब 5 से 6 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे और मेरे हिसाब से तो ऐसा स्टारडम आज तक किसी भी सुपरस्टार की किस्मत में नहीं देखा गया, जिसे अपनी पहली फिल्म पाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े। उनके पिता भले ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय थे, लेकिन इसका कुछ ज्यादा फायदा उन्हें नहीं मिल पाया। कड़ी मशक्कतों के बाद 22 साल की उम्र में उसे पहली फिल्म मिली और इस फिल्म को करने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गोविंदा आज भले ही गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं, लेकिन उनको लेकर एक ऐसा भी स्टारडम था जिससे पूरी दुनिया वाकिफ थी। दोस्तों, गोविंदा की बात करें तो अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान उन्होंने कई सारी बड़ी और हिट फिल्में दी हैं। फिल्मों में नंबर 1 बनने के बाद इन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और राजनीति में वो भी नंबर 1 बनना चाहते थे, लेकिन बुरी किस्मत की वजह से राजनीति में आना इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और इस भूल के चलते आज वो अपना करियर कमाकर गुमनामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। गोविंदा की बात करें तो इनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई के विरार इलाके में हुआ था। गोविंदा के पिता अरुण आहूजा विभाजन से पहले पंजाब के गुजरांवाला में रहते थे और वो फिल्म निर्माता महबूब खान के कहने पर अरुण आहूजा मुंबई आ गए। 1937 में मुंबई आने के बाद महबूब खान ने उन्हें अपनी फिल्म एक ही रास्ता में अभिनय करने का मौका दिया। दोस्तों, गोविंदा की मां मुसलमान थी और धर्म परिवर्तन करने के बाद उन्होंने अपना निर्मला देवी नाम रख लिया था। निर्मला देवी भी एक फिल्म अदाकारा थी। गोविंदा जब हिंदी फिल्मों में आए तो उस समय का दौर एक्शन और रोमांस का था और उस समय कॉमेडी के क्षेत्र में कोई ऐसा हीरो नहीं था जो कि फिल्म में लीड रोल निभा सके, लेकिन ऐसा कारनामा गोविंदा ने चुटकियों में करके दिखाया। गोविंदा अपने माता पिता की 6वीं संतान थी, जिसमें गोविंदा सबसे छोटे और सबसे प्यारे थे। गोविंदा का एक भाई भी है, कीर्ति कुमार, जो कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में आज भी सक्रिय हैं। वहीं उनकी एक बहन भी है जिनका नाम है कामिनी खन्ना। वो एक राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और गायिका के रूप में देखी जा चुकी हैं। इसी के साथ ही गोविंदा की पत्नी की बात करें तो गोविंदा ने सुनीता आहूजा से शादी की है और इससे इनकी 2 संतानें हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब जैसा कि आप सब जान ही गए हैं कि गोविंदा की मां एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन कभी भी इसका असर उनके परिवार पर नहीं पड़ा। गोविंदा के पिता से शादी करने के बाद इन्होंने हिंदू धर्म का पालन किया और उनकी मां मुस्लिम धर्म के होने के बावजूद भी गोविंदा के अंदर सारे के सारे हिंदू धर्म वाले गुण और संस्कार उनकी माता ने उनको दिए थे। लेकिन जब गोविंदा का जन्म होता है तो उनके पिता अरुण आहूजा उन्हें गोद में लेने से मना तक कर देते हैं और इस बात का खुलासा गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। अपनी मां से जुड़ी इस याद को उन्होंने तरोताजा किया था। इस दौरान उन्होंने अपनी मां को लेकर कहा था कि जब वो मां के पेट में थे तभी उनकी मां साध्वी बन गई थी। भले वो शादीशुदा थी और पति के साथ रह रही थी, लेकिन उनका जीवन बिल्कुल साध्वी जैसा हो गया था और जब गोविंदा का जन्म होता है तो उनके पिता उन्हें गोद में लेने से मना कर देते हैं। वो छूते भी नहीं हैं। इसका कारण भी उन्होंने बताया था। इस दौरान गोविंदा ने बताया था कि उनके पिता को लगता था कि गोविंदा के कारण ही उनकी पत्नी साध्वी बन गई है। हालांकि कई सारे लोगों ने गोविंदा के पिता को समझाया कि गोविंदा की मां की साध्वी बनने में उनका कोई दोष नहीं है। इसके बाद गोविंदा के पिता अरुण आहूजा मान गए और उन्होंने गोविंदा को अपना लिया। शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद गोविंदा के अंदर भी एक्टिंग का कीड़ा जागा और यह कीड़ा अंत तक जारी रहा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि साल 1986 में उनकी पहली फिल्म इल्जाम आती है और इस फिल्म को पाने के लिए गोविंदा ने काफी जद्दोजहद की थी। पिता का उन्हें ज्यादा फायदा नहीं मिला और उनकी पहली फिल्म से जुड़ा हम आपको एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाते हैं। दरअसल इस फिल्म के निर्माता थे पहलाज निहलानी, जिन्होंने गोविंदा के साथ आने वाले समय में बहुत सारी फिल्में की। पहलाज निहलानी जब इल्जाम फिल्म का निर्माण कर रहे थे तो कास्टिंग के रूप में कई सारे सितारे इस फिल्म में नजर आए थे, जिनमें शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, नीलम और अनीता राज जैसे बड़े बड़े कलाकार। और इस फिल्म में गोविंदा से पहले मिथुन चक्रवर्ती को कास्ट किया गया था। यह फिल्म एक डांस क्लासिक फिल्म थी और उस दौरान मिथुन चक्रवर्ती डांस में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे और डांस पर आधारित कई सारी फिल्में सुपर डुपर हिट भी रही थी। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया।
उनके पास डेट्स की कमी थी, इसलिए उन्होंने पहलाज निहलानी की फिल्म इल्ज़ाम को ठुकरा दिया। और तभी पहलाज निहलानी के ऑफिस में एक तेज तर्रार लड़का आता है जो करीब 22 से 23 साल का होता है, और वो अपने साथ एक सीडी भी लेकर आता है जिनमें उनके कई सारे डांस स्टेप्स भी होते हैं। और जब उस लड़के का डांस देखते हैं तो कहते हैं कि मुझे मेरा हीरो मिल गया। इल्ज़ाम फिल्म में जितने मर्जी बड़े बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन गोविंदा का डांस चारों तरफ छा गया और इसी तरह उन्हें पहले फिल्म मिल गई और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहलाज निहलानी गोविंदा के काम से इतने ज़्यादा खुश हुए कि बाद में उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्में उनके साथ बनाई, क्योंकि उस दौरान मिथुन चक्रवर्ती के बाद गोविंदा एक ऐसे अभिनेता थे जिनके डांस मूव हर तरफ छा गए थे। 80 मीट के दौर में डांस वाली फिल्में ज़्यादा पसंद की जाती थी और ये ट्रेंड भी गोविंदा के बाद काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ और इसके आगे भी उन्होंने बढ़ाया। धीरे धीरे समय बीतता और गोविंदा धीरे धीरे इंडस्ट्री में छाते रहे। गोविंदा मेहनती थे, इसलिए तमाम निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों में कास्ट करवाते थे और गोविंदा भी उनकी फिल्मों को करने से मना नहीं करते थे। भले उनके पास डेट्स नहीं रहती थी, लेकिन वो फिल्में साइन किया करते थे। लेकिन एक बार बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले दिलीप साहब उनको लेकर एक बात कही थी और उनकी बात मानकर गोविंदा कामयाबी की और ऊंची बुलंदियां छूने लगे थे। दरअसल हुआ यूं कि एक बार गोविंदा कई सारी बड़ी फिल्में साइन कर चुके थे। उनके पास करीब करीब 70 से ज़्यादा फिल्में थी जो पेंडिंग थी और उसी दौरान वो दिलीप साहब के साथ काम भी कर रहे थे। हुआ यूं कि शूटिंग के सेट पर वो दिलीप साहब के साथ बैठे हुए थे और उन्हें बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती थी। दिलीप साहब से उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया और फिर दिलीप साहब ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप एक्शन फिल्मों के लिए नहीं बने हो, आप कॉमेडी में हाथ आजमाओ और इतनी सारी फिल्में मत साइन करो। गोविंदा ने उनकी बात मानी और उसी दौरान उन्होंने कई सारी बड़ी फिल्मों को करने से मना कर दिया और उनकी जो साइनिंग अमाउंट थी उन्होंने वो भी वापस कर दी और उसके बाद गोविंदा कॉमेडी में आ गए। कॉमेडी में आने के बाद गोविंदा का कोई तोड़ नहीं था। 90 के दशक के दौरान गोविंदा ने कई सारी कॉमेडी से लवरेज फिल्में की और उन फिल्मों को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। 90s के दौरान आते आते गोविंदा ने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री पर छा गए थे और वो एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गए थे। बड़े से बड़ा सुपरस्टार उनके सामने बौना नजर आता था और वो दिन में करीब 6 से 7 फिल्मों की शूटिंग भी किया करते थे। लगभग 90 के दौर में उन्होंने कई सारी कॉमेडी से लबरेज फिल्में की और इन फिल्मों को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। लेकिन गोविंदा ने क्या सोचा कि वो हीरो नंबर 1 बनने के बाद नेता नंबर 1 बनने निकल पड़े। साल 2004 में कांग्रेस के टिकट पर गोविंदा ने मुंबई से लोकसभा चुनाव जीता। चुनावी प्रचार के दौरान मुंबई के लोगों के लिए शिक्षा, प्रवास और स्वास्थ्य को अपने एजेंडे का मुख्य हिस्सा बताया। लोकसभा सदस्य बनने के बाद गोविंदा ने अपने एजेंडे के रूप में कोई भी काम नहीं किया। शुरुआती 10 महीनों में तो उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा स्थानीय विकास और निर्माण के लिए धनराशि का उपयोग तक नहीं किया। ये बात मीडिया में आने के बाद गोविंदा ने स्थानीय विकास के प्रति ध्यान आकर्षित किया। अब राजनीति से भटकने के बाद गोविंदा की जब चारों तरफ आलोचनाएं होने लगी तो वो इन सब में उलझते हुए नजर आए और एक निजी चैनल द्वारा स्टिंग ऑपरेशन में जब शक्ति कपूर को दोषी पाया गया तभी गोविंदा शक्ति कपूर के समर्थन में रहे। डांस बार को बंद करने की कार्यवाही का भी गोविंदा ने खूब विरोध किया। वह राजनीति में सक्रिय और अपेक्षित भागीदारी नहीं निभा पाए और इसके बाद परिणाम स्वरूप 2008 में अपने एक्टिंग करियर में दोबारा से ध्यान देने के लिए राजनीति को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन गोविंदा ने जब फैसला लिया तब उन्हें बहुत ज़्यादा देर हो गई। 2004 में तो कांग्रेस के टिकट पर राजनीति में कूद पड़े थे, लेकिन जब 2008 में उन्होंने राजनीति को अलविदा कहा तब तक बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। 2008 के बाद जब गोविंदा दोबारा से अपने पैर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जमाना चाहते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। उन्हें फिल्में तो मिली लेकिन उन फिल्मों में उनका रोल दमदार नहीं होता था और बाद में वो एक गुमनामी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो गए। अब ऐसा नहीं कि गोविंदा 2008 के बाद किसी बड़ी फिल्म का हिस्सा नहीं बने। वो कई सारे सुपरस्टारों के साथ स्क्रीन शेयर तो करते हुए नजर आए, लेकिन उन फिल्मों को उस हिसाब से नहीं पसंद किया गया जैसे कि पहले पसंद किया जाता था और वो धीरे धीरे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से आउट होते हुए नजर आए। 2019 में उनकी आखिरी फिल्म रंगीला राजा रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म में गोविंदा के डबल किरदार थे। कॉमेडी से भरपूर इस फिल्म को लोगों ने सिरे से नकार दिया और आज भी गोविंदा एक बड़ी हिट फिल्म की तलाश में जुटे हुए हैं। अब भले ही गोविंदा पिछले कुछ सालों से फिल्म का हिस्सा ना हो, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा के पास मुंबई और आसपास के इलाके में करीब 3 बंगले हैं। इनमें एक बंगला मड आइलैंड पे है और एक बंगला जुहू में है, जिनमें वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। इसके अलावा इन्होंने रियल एस्टेट में कई सारी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी करके रखा है। गोविंदा करीब 150 करोड़ की संपत्ति के इकलौते मालिक हैं। इस तरह दोस्तों, मौजूदा दौर में भले ही गोविंदा फिल्मों में दिखाई ना देते हों, लेकिन फिर भी वो सालाना करोड़ों रुपए कमा ही लेते हैं। गोविंदा ये पैसा ब्रांड एम्बेसडर के जरिए भी कमाते हैं, जो उन्हें अच्छा खासा रकम भी देते हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट से भी उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। गोविंदा करीब हर साल 16 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई कर लेते हैं। अब इसी के साथ गोविंदा के विवादों की तरफ नजर डालें तो गोविंदा भी बाकी सुपरस्टारों के साथ कई बार विवादों में घिर चुके हैं, और एक ऐसा विवाद जब गोविंदा को लेकर आया तब किसी को उन पर यकीन नहीं आ रहा था। ये मामला 2008 का था, जब उनके ही फैन ने उन पर आरोप लगाया था। फिल्म मनी है तो हनी के सेट पर उन्होंने उन्हें जोरदार तमाचा जड़ा है। इसकी क्लिप भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। इस क्लिप में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गोविंदा ने किस हिसाब से संतोष राय को थप्पड़ रसीद किया था। इस थप्पड़ की गूंज कोर्ट तक सुनाई दी थी, और कोर्ट ने जब मुकदमा चला तब इनमें संतोष राय की जीत होती नजर आई, और कोर्ट ने भी गोविंदा पर फटकार लगाई थी। और बाद में बताया गया कि गोविंदा ने संतोष राय के साथ अपना पैचअप कर लिया। इसकी ये तस्वीर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। इस तस्वीर में संतोष राय के साथ गोविंदा नजर आए थे, जब जाके मामला ठंडा पड़ा था। हालांकि ये पहला विवाद नहीं था जब गोविंदा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में नजर आए थे। इसके बाद भी अपने ही भांजे कृष्णाभिषेक को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बने ही रहते हैं। अक्सर मीडिया और सोशल मीडिया पर कृष्णा और गोविंदा की फैमिली में तकरार होती ही रहती है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की कहानी रही गोविंदा की। अगर आप गोविंदा के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना। थैंक यू।